हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी पे। पिछले क्लास में बात की थी हमने मेंडल की सफलता के कारणों और मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की। इस क्लास में बात करेंगे हम आनुवंशिक शब्दावली से जुड़े हुए कुछ शब्दों की, जिनका इस पाठ में बार बार उपयोग होता है और इस जेनेटिक टर्मिनोलॉजी से संबंधित एक प्रश्न आरबीएससी या एनसीईआरटी के एग्जाम में हमेशा आता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला जो आनुवंशिक शब्द है वो है जीन। जीन की परिभाषा की यदि बात करें तो आपकी 10th की बुक में जो परिभाषा दी है वो है वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है या आनुवंशिक रूप से अगली पीढ़ी में लेके जाता है। अर्थात यहाँ पर दो महत्वपूर्ण शब्द आ गए हैं। देखिए, वह कारक जो कि किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। यहां पर देखिए दो शब्दों पर यह पूरी परिभाषा टिकी हुई है। एक है कारक और दूसरा है लक्षण। यानी वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है जीन कहलाता है। और इस जीन से संबंधित दो ऐतिहासिक तथ्य हैं। देखिए, इसे कारक तो कहा था आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल ने, और इसे आधुनिक रूप से जीन जो नाम है इसे जीन नाम दिया है वैज्ञानिक जोहानसन ने। ये इससे संबंधित दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें हमें याद रखना है। यानी जीन वह कारक है जो एक लक्षण को नियंत्रित करता है और मेंडल ने इसे कहा था कारक, और आधुनिक रूप से इसे जीन नाम दिया है वैज्ञानिक जॉनसन ने। अब इसके इतर भी एक परिभाषा हो सकती है जो कि कक्षा 12 के एनसीईआरटी और आरबीएससी एग्जाम में आती है, और इसका बेसिक कंसेप्ट भी हमें सीखना होगा। देखिए, जीन क्या करता है? लक्षण को नियंत्रित करता है, अगली पीढ़ी में ले जाता है। अर्थात ये आनुवंशिक सूचनाओं को अगली पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। और कक्षा 9 में जहां हम कोशिका और कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ के आए हैं, विभाजन से संबंधित पाठ था, उसमें एक बात आई थी कि आनुवंशिक सूचनाओं को आगे ले जाने का आणविक आधार डीएनए होता है, और कोशिका के स्तर पर बात करें तो गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र डीएनए के बने होते हैं। अर्थात गुणसूत्र का वह छोटे से छोटा भाग जो डीएनए द्वारा निर्मित है और अगली पीढ़ी में कम से कम एक लक्षण को लेके जाता है, उसे जीन कहा जाता है। ये इसका आधुनिक आधार है। देखिए क्या हुआ, गुणसूत्र हैं अगली पीढ़ी में सूचनाओं को ले जाने हेतु, और गुणसूत्र बने होंगे डीएनए के। अर्थात डीएनए का बना हुआ गुणसूत्र का वह छोटे से छोटा खंड जो कि अगली पीढ़ी में गुणों को आनुवंशिक रूप से स्थानांतरित करता है। नेक्स्ट शब्दावली है युग्म विकल्पी एलील या एलिलोमॉर्फस। ये क्या होती है? देखिए, ये इस जीन से ही जुड़ी हुई एक टर्मिनोलॉजी है। किस प्रकार से जुड़ी हुई है? जीन वह कारक है जो एक जोड़ी लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करता है। और यहां पर यदि देखा जाए तो देखिए दो शब्दों का जोड़ है, युग्म और विकल्पी। तो पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं। युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा या जोड़ी, अर्थात संख्या में 2। और विकल्पी, विकल्पी का मतलब होता है अल्टरनेट, यानी कि एक का अल्टरनेट दूसरा। अर्थात कहें तो जैसे सिक्के के लिए हम कहते हैं एक हेड होता है और एक टेल होता है, तो सिक्के पे पाए जाने वाले हेड और टेल भी एक दूसरे के विकल्प होते हैं, एक दूसरे के बिना कोई सा भी संपूर्ण नहीं है। तो युग्म विकल्पी भी जीनों की एक ऐसी ही व्यवस्था होती है। देखिए, जीनों की व्यवस्था होती है जिसमें दो जीन समजात गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, यानी समजात गुणसूत्रों पर आमने सामने सेम लोकेशन पर पाए जाने वाले जीनों के जोड़े को कहा जाता है युग्म विकल्पी। बहुत सारे शब्द इकट्ठे हो गए। देखिए, इन सभी को समझ लेते हैं। समजात गुणसूत्र और समजात गुणसूत्रों के आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं,
उन भुजाओं पर सेम लोकेशन पर पाए जाने वाले जीनों का जो जोड़ा होता है उस जोड़े को कहा जाता है युग्म विकल्पी। इसे डायग्राम से इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, ये एक गुणसूत्र है और ये इसकी जोड़ी का दूसरा गुणसूत्र है। इन जोड़ीदार गुणसूत्रों में आमने सामने की जो भुजाएं हैं, इन आमने सामने की भुजाओं को कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स की जो सेम लोकेशन है, इस पर पाए जाने वाले जो जीन हैं, इन जीनों का जो युग्म होगा, जोड़ा होगा, वो कहलाता है युग्म विकल्पी। तो देखिए कितनी टर्मिनोलॉजी हो गई। समजात गुणसूत्रों की आमने सामने की भुजाएं और आमने सामने की जो भुजा होती है उन भुजाओं को कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स पर सेम लोकेशन पर पाए जाने वाले गुणसूत्रों के जो जीन हैं, उन जीनों के युग्म को कहा जाता है युग्म विकल्पी या एलील। और यहां पर एक चीज और ध्यान रखें, देखिए युग्म विकल्पी जो है वो एक संपूर्ण गुण का नियंत्रण करता है। ऊपर हमने जीन में पढ़ा था कि वो केवल एक लक्षण का नियंत्रण करता है, और युग्म विकल्पी जो है वो एक संपूर्ण गुण का नियंत्रण करता है। यहां इसको थोड़ी सी देर के लिए सिर्फ इतना ही याद रखें कि ये संपूर्ण गुण का नियंत्रण करता है, क्योंकि ये बात आगे आ रही है। वैसे इससे संबंधित हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, जहां पर विपर्यासी लक्षणों की सारणी बनाई थी। तो देखिए गुण क्या होता है, पौधे की लंबाई, और लंबाई के दो विपर्यासी लक्षण होते हैं, सामान्य से लंबा और सामान्य से बोना। तो वहां पर लंबाई एक गुण है और लंबा और बोना होना एक लक्षण है। तो जीन केवल एक लक्षण को नियंत्रित करता है, लंबे को कर सकता है, बोने को कर सकता है, लेकिन युग्म विकल्पी जो है वो एक संपूर्ण गुण की व्याख्या करना जानता है या करता है। नेक्स्ट है देखिए समयुग्मजी। इसको यदि गौर से देखें तो यहां पर हमारे पास 3 शब्दों का मेल है, और वो मेल किन किन का है। देखिए सम, युग्म और जी यानी कि जीन। तो यानी सम यानी क्या होगा, समान। युग्म का मतलब होता है जोड़ी, और जी का मतलब होता है जीन। यानी कि समयुग्मजी उस स्थिति को कहेंगे जब समान जीनों की जोड़ी उपस्थित होती है, वो कहलाती है समयुग्मजी। जैसे ये जो युग्म विकल्पी की स्थिति है, इस युग्म विकल्पी की स्थिति में आमने सामने सेम लोकेशन पर स्थित जो जीन हैं, यदि वो दोनों एक ही प्रकार के हैं तो वो स्थिति कहलाती है समयुग्मजी। जैसे इस गुणसूत्र पर कैपिटल टी और इस पर भी कैपिटल टी की ही जीन पाई जाती है, तो जो जोड़ा होगा वो कैपिटल टी का होगा। जैसे एग्जाम्पल यदि लें तो कैपिटल टी और कैपिटल टी का जो जोड़ा होगा युग्म विकल्पी का, जिसमें दोनों जीन सेम होंगे, ये समयुग्मजी। और ये यदि स्मॉल टी और स्मॉल टी है तो भी ये होगा समयुग्मजी। अर्थात युग्म में पाए जाने वाले दोनों जीन यदि एक जैसी प्रकृति के हैं तो वो कहलाता है समयुग्मजी। नेक्स्ट है देखिए विषम युग्मजी। तो इसमें पहला शब्द है विषम, दूसरा है युग्म और तीसरा है जी। अर्थात इसको यदि हम गौर से देखें तो इसमें भी 3 शब्दों का मेल है। विषम यानी कि असमान, यानी कि अलग अलग, ये स्थिति। और युग्म का मतलब है जोड़ा या जोड़ी, और जी का मतलब है जीन। इसके यदि एग्जाम्पल की बात करें तो इसके उदाहरण देखिए क्या हो सकते हैं। यदि कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी का जोड़ा बनता है, अर्थात यहां ये कैपिटल टी
हो और इधर स्मॉल टी का जीन उपस्थित है समजात गुणसूत्र पर, तो वहां जोड़ा बनेगा जीनों का कैपिटल टी स्मॉल टी, और उस स्थिति को कहेंगे विषम युग्मजी। नेक्स्ट है देखिए लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। इसे इस तरीके से समझिए, लक्षण प्रारूप, और लक्षण कहते हैं किसी भी सजीव या किसी भी मशीन बॉडी स्ट्रक्चर, कुछ भी हो, जो भी स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है उस स्ट्रक्चर का बाहर का जो आवरण या स्वरूप हमें नजर आता है वो उसका लक्षण प्रारूप है। जैसे आपको मैं दिखाई दे रहा हूं तो मैं कितना लंबा हूं, बाल कैसे हैं, आंखें कैसे रंग की हैं, कैसा मेरा रंग है, कितनी हाइट है, हेल्थ है, ये सब क्या है, मेरा लक्षण प्रारूप है। यानी किसी भी सजीव में बाहर से दिखने वाले शारीरिक या आकारिकी गुणों को कहा जाता है उसका लक्षण प्रारूप, और उसकी आंतरिक कोशिकीय स्तर पर उन गुणों की अभिव्यक्ति के लिए जो जीन और गुणसूत्र पाए जाते हैं उन जीनों के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है जीन प्रारूप। यहां देखिए लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप जो है ये मनुष्य या किसी सजीव के बाह्य आकारिकी स्वरूप को कहते हैं। बाह्य आकारिकी स्वरूप को कहा जाता है लक्षण प्रारूप, और इसका हम जब आगे अध्ययन करेंगे एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण, वहां पर लक्षण प्रारूप अनुपात आएगा और एक आएगा जीन प्रारूप अनुपात, उनकी बात हम वहीं करेंगे। लेकिन इनका अर्थ समझते हैं। देखिए लक्षण प्रारूप अर्थात फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, तो किसी भी सजीव के बाह्य आकारिकी स्वरूप में जो जो लक्षण दिखाई देते हैं उनको लक्षण प्रारूप कहते हैं। और जीन प्रारूप, जीनोटाइप किनको कहा जाता है, किसी भी सजीव के बाह्य आकारिकी लक्षणों की अभिव्यक्ति के लिए उसकी कोशिकीय स्तर पर जीन जो पाए जाते हैं उन जीनों के संगठन को, कॉम्बिनेशन को कहा जाता है जीन का प्रारूप। नेक्स्ट है देखिए एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण और त्रिसंकर संकरण। एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण और त्रिसंकर संकरण। हम एक बार एक संकर को समझते हैं फिर आगे इससे समझ में आएगी बात। एक संकर संकरण, तो यहां तीन शब्द हैं देखिए। एक यानी कि संख्या में एक की बात की जा रही है, संकर यानी हाइब्रिड, और संकरण मतलब क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब होता है संख्यात्मक रूप से एक, मोनो का मतलब है संख्यात्मक रूप से एक। हाइब्रिड का मतलब होता है इसके दोनों जो विपर्यासी लक्षण हैं, विपर्यासी लक्षण, उनको मिलाना, विपर्यासी लक्षणों को मिलाना या मिल जाएंगे तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, वो कहलाता है हाइब्रिड। और क्रॉस कहते हैं उस प्रक्रिया को जिसमें दोनों विपर्यासी लक्षणों को मिला दिया जाता है। तो इसका अर्थ देखिए, मोनो मतलब एक, हाइब्रिड मानी विपर्यासी लक्षण, और क्रॉस का मतलब प्रक्रिया। यानी मोनो से एक गुण, एक गुण, यहां पर मैं देखिए गुण को अलग रंग से लिखता हूं। मोनो का मतलब एक है लेकिन वो गुण है ना कि लक्षण। तो एक गुण के विपर्यासी लक्षणों का जो जोड़ा है उस जोड़े के गुणों को मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे मेंडल ने अपने एक संकर संकरण का प्रयोग जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसमें एक लंबे और एक बोने पौधे में संकरण करवाया और उससे एक संकर पौधा प्राप्त किया। जैसे मेंडल ने कैपिटल टी और स्मॉल टी के जो शुद्ध पौधे थे उनमें क्रॉस करवा के एक कैपिटल टी स्मॉल टी का पौधा प्राप्त किया था। इस प्रक्रिया को कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहां देखिए लंबा और बोना दोनों ही पौधे की जो लंबाई का गुण है उसके दो विपर्यासी लक्षण है। सामान्य से लंबा जो होगा वो लंबा कहलाएगा, सामान्य से छोटा होगा वो बोना कहलाएगा। तो लंबाई के दो ऑप्शन हो सकते हैं, लंबा और बोना। तो यहां पर एक जो लंबाई का गुण है उसके दो विपरीत लक्षण है, दोनों विपरीत लक्षणों में आपस में क्रॉस करवाया जाता है। उस प्रक्रिया को मोनोहाइब्रिड क्रॉस
कहते हैं। इसी प्रकार से जब दो गुणों के दो जोड़ी अर्थात चार, देखिए एक गुण के लिए एक जोड़ी, दो गुणों के लिए दो जोड़ी लक्षणों में जब आपस में क्रॉस कराया जाता है तो उसे कहते हैं द्विसंकर संकरण। त्रिसंकर संकरण तीन गुणों के तीन जोड़ी लक्षणों अर्थात 6 लक्षणों में क्रॉस करवाते हैं तो उसे त्रिसंकर संकरण कहते हैं। और जब 3 से अधिक का क्रॉस करवाएंगे तो उसे कहेंगे बहुसंकर संकरण। इस प्रकार से मेंडल ने एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण और बहुसंकर संकरण की प्रक्रियाओं को अपनाकर ये आनुवंशिकी के प्रयोग किए थे। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से हमें अवश्य बताएं और यदि कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू।